हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर का दूसरा पार्ट। ये हमारा कौन सा है? दूसरा पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं और साथ ही साथ सिलेबस को भी हमने अपलोड कर दिया है। अब सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रश्न को हमने सिलेक्ट किया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो प्रमुख पद्धतियां प्रचलित रही हैं उनका विवरण हम इस प्रकार देते हैं। अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं वो इस प्रकार, किस पद्धति का किस तरीके से प्रयोग करके हमने इतिहास को लिखा है। पहला पद्धति है वर्ण अनुक्रम पद्धति। तो पहली विधि है वर्ण अनुक्रम पद्धति। वर्ण अनुक्रम का मतलब होता है वर्णों का क्रम, जैसे का, खा, गा, घा, या अंग्रेजी का क्रम होता है ABCD, इसे कहते हैं वर्ण क्रम। तो इस पद्धति को प्रयोग करके इतिहास को लिखा गया। अब चलिए देखते हैं इस पद्धति को हम लोग वर्णमाला पद्धति भी कहते हैं। इसमें लेखक एवं कवियों का जो परिचयात्मक विवरण है उनके नामों के वर्ण अनुक्रम के अनुसार किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए कबीर और केशव दोनों का नाम का से आरंभ होता है, इसलिए इनका विवेचन एक साथ ही करना पड़ा क्योंकि दोनों के नाम का अक्षर से प्रारंभ होते हैं। भले ही वो कालक्रम की दृष्टि से भक्ति काल एवं रीति काल के कवियों में रहे हों। जैसे देखते हैं कबीरदास जो हैं ये भक्ति काल से संबंधित हैं, केशव जो हैं ये रीत काल से संबंधित हैं। लेकिन अगर वर्ण क्रम को हम अपनाएंगे तो दोनों लोगों का नाम का से आरंभ होता है, इसलिए इनका वर्णन एक साथ करना पड़ेगा, भले ही वो अलग अलग काल से संबंधित हों। तो इस प्रकार जो कवि हैं जैसे घासीदास, शिव सिंह सेंगर, इन लोगों ने जो इतिहास का वर्णन किया है ये वर्ण अनुक्रम पद्धति का ही प्रयोग करके किया है। इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे इतिहास ग्रंथ साहित्यकार कोश तो कहे जा सकते हैं, उन्हें इतिहास ग्रंथ कहना अनुचित है, क्योंकि वर्णों के अनुसार मान लीजिए कोई कवि बहुत बाद में हुआ, कोई कवि बहुत पहले हुआ, उनको एक साथ लेके इतिहास को लिखिए तो ये थोड़ा ठीक नहीं बैठता है, अनुचित है। इसके बाद जो दूसरी पद्धति है काल अनुक्रमी पद्धति। काल अनुक्रमी पद्धति, काल मतलब समय को क्रम से लगाकर उस विधि को अपनाया गया जिसे हम कहते हैं काल अनुक्रमी पद्धति। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का विवरण ऐतिहासिक काल क्रमानुसार तिथि क्रम से होता है। प्रायः कृतिकार रचनाकार की जन्म तिथि को ही आधार मानकर इतिहास ग्रंथ में उनका क्रम निर्धारण किया जाता है। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु, इन दोनों लोगों ने जो इतिहास का वर्णन किया है वो इसी पद्धति पर किया है। साहित्य का इतिहास रचनाकारों का जीवन परिचय एवं उसकी कृतियों के उल्लेख मात्र से ही पूरा नहीं होता है, अपितु इसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में कवि की प्रवृत्तियों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए। इसके अभाव में इतिहास ग्रंथ न रहकर कवियों का वृत्ति संग्रह मात्र बन जाता है। अर्थात हम अगर इतिहास लिख रहे हैं, जैसे साहित्य का इतिहास ही तो लिख रहे हैं, तो इसमें रचनाकारों का जीवन परिचय और कृतियों का उल्लेख ही केवल करके हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। अर्थात इसके अलावा इसमें युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में भी कवि की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उसे क्रमानुसार लगाना चाहिए कि कौन कवि पहले आया है, कौन कवि बाद में आया है, उस समय की क्या परिस्थितियाँ रही हैं और क्या सामाजिक स्थितियाँ रही हैं, इन सब का वर्णन करना जरूरी है। तो इसीलिए जॉर्ज ग्रियर्सन को साहित्य लेखन का सबसे पहला कवि माना गया है। इसके बाद तीसरी पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति में इतिहास लेखक पूर्णतः निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है। निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथ्य का संकलन करता है। हम जानते हैं कि विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करना, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। इसमें क्रमबद्धता एवं तर्क पुष्टता अनिवार्य रूप से होती है। अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति होती है उसमें क्रमबद्ध भी हो, व्यवस्थित रूप भी हो एवं तार्किक
भी हो तभी उसे हम वैज्ञानिक पद्धति कह सकते हैं। लेकिन इस पद्धति में भी वही दोष है जो काल क्रमानुसार पद्धति में है, क्योंकि इतिहास तथ्य संकलन मात्र न होकर व्याख्या एवं विश्लेषण भी उसमें होना चाहिए। इन विद्वानों के तथ्य संग्रह उपयोगी तो हो सकते हैं, क्रमबद्ध भी हैं, व्यवस्थित भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से सफल हम तभी कहेंगे जब व्याख्या एवं विश्लेषण भी इसमें हो, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो इस प्रकार से ये जो वैज्ञानिक पद्धति ये भी थोड़ा ठीक नहीं बैठा। इसके बाद जो चौथी पद्धति आती है विधेयवादी पद्धति। साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। जितने भी साहित्य लेखक हैं इसी पद्धति को ज़्यादा उपयोगी माने हैं। इस पद्धति के जन्मदाता हम वेन को मानते हैं। कौन है? वेन, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। क्षण विशेष का मतलब किस समय की ये कहानी है, किस समय का इतिहास है। जाति, वातावरण कैसा था। साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसमें संबंधित जाति परंपराओं, उस युग के वातावरण एवं परिस्थितियों का वर्णन विश्लेषण अपेक्षित होना चाहिए। हिंदी में साहित्य का इतिहास लिखने की इस पद्धति का सूत्रपात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण उस समय की परिस्थितियों एवं वातावरण के परिप्रेक्ष्य में किया। उनके अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। अर्थात साहित्य का हमारा उद्देश्य क्या होता है? वहाँ के रहने वाली जनता, वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ की स्थितियों को एक चित्र की तरीके से पूरा उतार देना ही साहित्य का काम होता है। तभी साहित्य सार्थक होगा। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो एक व्यवहारिक रूप से अगर हम लोग देखें तो साहित्य के इतिहास का मतलब है कालक्रम भी होना चाहिए, वैज्ञानिकता भी होनी चाहिए, उस समय के सामाजिक एवं और जो स्थितियां हैं उसका भी वर्णन होना चाहिए, लोगों का जो भी रहन सहन उसका भी वर्णन होना चाहिए। तो सारी चीज़ों का वर्णन इसमें होना चाहिए, तभी साहित्य को हम एक अच्छा मान सकते हैं, सार्थक मान सकते हैं। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य लेखन की पद्धतियों में हमने 4 चीज़ें देखा। पहला था वर्ण अनुक्रम, दूसरा था काल अनुक्रम, तीसरा था वैज्ञानिक पद्धति और चौथा था विधेयवादी पद्धति, जिसमें सबसे उपयोगी सिद्ध हुआ विधेयवादी पद्धति। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया है। और पहला था वर्ण अनुक्रम पद्धति, जो सबसे बेकार सिद्ध हुआ, उसको अपनाया था घासीदास ने। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है सर जॉर्ज ग्रियर्सन के साहित्य के इतिहास लेखन पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में जो सबसे प्रथम योगदान किसी कवि को या किसी लेखक को जाता है तो सर जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। तो इनके विषय में इतिहास लेखन पर एक संक्षिप्त चर्चा एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। अब इसके उत्तर को हम देख लेते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1888 में। पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस ग्रंथ का प्रकाशन इन्होंने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में। उस समय एक पत्रिका चलती थी जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका। उसमें इन्होंने इस रचना को प्रकाशित करवाया। अनेक विद्वानों ने, जिनमें एक डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त प्रमुख रूप से रहे हैं, इस ग्रंथ को ही सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास मानते हैं। इस इतिहास ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों के कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है। पहली बार इन्होंने इस इतिहास ग्रंथ में जो कवि हैं और जो लेखक हैं उनको समय के अनुसार वर्गीकृत किया है कि कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, और साथ ही उनकी प्रवृत्तियों पर भी प्रकाश डाला है। ग्रियर्सन ने एक सुस्पष्ट भाषा नीति का आधार ग्रहण करते हुए इस ग्रंथ में केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। अर्थात भले ये विदेशी कवि रहे हों, लेकिन इन्होंने जो अपनी ये रचना की है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया। बाकी के जो कवि थे संस्कृत वाले, प्राकृत वाले, अपभ्रंश वाले, उन्हें हिंदी की परिधि से निकाल दिया। साथ ही अरबी, फारसी, उर्दू के भी जो कवि थे उन्होंने भी हिंदी कवियों में नहीं गिना। उनका योगदान इस बात में है कि उन्होंने परिवर्ती इतिहासकारों के लिए हिंदी कवियों को चुनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हिंदी कवियों में किसे स्थान मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह एक जटिल प्रश्न था जिसकी भूल भुलैया में साहित्य के इतिहास लेखक प्रायः उलझ जाते थे। अर्थात हिंदी कवियों में किसको रखा जाए किसको नहीं, क्योंकि हिंदी साहित्य एक अलग विशेषता दिखाता है। तो उसमें ना तो ये उर्दू फारसी वालों को रखें, ना संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश वालों को रखें, केवल हिंदी कवि जो थे उन्हीं को इन्होंने रखा। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर, घासीदास तासी के द्वारा एकत्र की गई सामग्री का उपयोग करते हुए वार्ता साहित्य से भी संदर्भ लिए हैं और यथास्थान उनकी सूचना देकर ग्रंथ को और अधिक प्रामाणिक बनाने का प्रयास किया है। ग्रियर्सन का यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में तो लिखा गया था तथा इसे 11 विभिन्न अध्यायों में विभक्त भी किया गया है। प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। इनकी जो ये किताब है उसमें कितने अध्याय हैं? 11 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। उन्होंने युगीन प्रवृत्ति और परिस्थितियों का विवेचन भी इस इतिहास ग्रंथ में किया है। ग्रियर्सन ने सबसे पहले अपने इस इतिहास में भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना। ग्रियर्सन ने ही अपने ही इतिहास में सबसे पहले, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग माना जाता है, तो उसका उत्तर है भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इसे याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। हालांकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो इस पेपर में नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। और ये जो भक्ति काल को स्वर्ण युग मानने का प्रचलन हुआ, इसे सबसे पहले किसने बताया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही बताया था। उनके इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी है कि उसकी रचना उस काल में हुई थी जब हिंदी साहित्य को इधर उधर बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन अनुशीलन नहीं हुआ था। अर्थात इन्होंने अपनी किताब की रचना उस समय की थी जब हिंदी साहित्य को इधर उधर बिखरी हुई सामग्री का अध्ययन भी प्रारंभ नहीं हुआ था, जो किसी भी इतिहास लेखक के लिए कच्ची सामग्री जुटाने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने देखा है हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में जॉर्ज ग्रियर्सन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए उसके विषय में हमने यहाँ पर एक संक्षिप्त चर्चा की और इतिहास लेखन की जो पद्धतियाँ हैं उसके विषय में भी हमने चर्चा की। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।